देखो, एक नया टॉपिक है। पीएससी एचसी यानी कि हेल्थ सेंटर, पीएससी, सीएससी और यहाँ से एक हॉस्पिटल है ना। हम लोग को पहले से ही पता है। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा। और इसके अंदर हमें ये समझ में आना है कि पीएससी और सीएससी कैसे काम करता है, यानी कि पीएससी सीएससी या हेल्थ सेंटर पे। देखिए, इससे पहले आप इन चीजों को समझें, आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। कि जैसे कोई भी हेल्थ फैसिलिटी है, उसके आने से पहले कुछ कमेटीज थी। उन कमेटियों की कुछ रिपोर्ट्स आई थी, और उन रिपोर्ट्स में जो था वो था सेंटर्स के बारे में या प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में, किस तरीके से हेल्थ को बेहतर बनाना है। उन्हें ही ध्यान में रखते हुए यहाँ पे चीजें आई हैं। तो यहाँ पर क्या है जो आपको समझना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पीएससी सीएससी के बारे में समझेंगे। और ये एक प्रकार का ऐसा संगठन है जो अगर राष्ट्रीय डिस्ट्रिक्ट। लेवल पे देखोगे, अगर आप राष्ट्रीय लेवल पे देखोगे, ठीक है ना, इसे राष्ट्रीय लेवल पे, तो राष्ट्रीय लेवल पे ये क्या होगा, राष्ट्रीय लेवल पे। ठीक है ना, राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे आपने सुना होगा जैसे कि एनएचएम होता है या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होता है। ये क्या है, बहुत हाई लेवल पे है। आपको पता है एनएचएम से पहले एनआरएचएम था, है ना। एनआरएचएम यानी कि रूरल एरिया था। तो एनआरएचएम को ध्यान में रखते हुए ही ये सारे के सारे बदलाव हुए हैं। क्योंकि जितनी कमेटीज आई हैं उन कमेटियों ने रूरल पे काम किया है, ग्रामीण क्षेत्र पे काम किया है। और ग्रामीण क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए इंडिया में 4 प्रकार का संगठन बनाया गया है, जिसे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में राष्ट्रीय स्तर हो गया, एनएचएम और मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ। फिर दूसरा आता है स्टेट वाइज। स्टेट वाइज जैसे कि यूपी एनआरएचएम, ठीक है। लेकिन ये किसके अंतर्गत आ गया, एनएचएम के अंतर्गत आ गया। अब यूपी एन है, एन के बाद आर है यानी कि रूरल। अगर इसे यू करें यूपी एन यू एच एम, तो अर्बन हेल्थ मिशन आ गया, लेकिन कहा, यूपी के अंदर। तो ऐसे ही स्टेट वाइज क्या ये चीज बदलाव में आई है, जो कि स्टेट के परिवार कल्याण से संबंधित जो मंत्रालय हैं वो काम करते हैं। जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री सेंट्रल लेवल पे काम करती है और स्टेट लेवल पे भी काम करती है। फिर जिले लेवल पे आती है। जिले लेवल पे जैसा आपने सीएमओ का नाम सुना है, ऐसे ही स्थानीय आती है, जैसे कि आपने पीएससी या सीएससी का नाम सुना है या फिर हेल्थ सेंटर का नाम सुना है। तो आपने कुछ चीजें देखी हैं कि अगर आप एक नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि कैसे हेल्थ को हम स्ट्रक्चर में रखेंगे, तो ये चीज देखने को मिलती है। पहले ये 4 संगठन में बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो गांव को ध्यान में रख के योजनाएं बनाई गई है वो 1977 में है। क्योंकि 1978 में क्या हुई है, अल्मा आटा सम्मेलन हुआ है, जिसमें क्या है जी, डब्ल्यूएचओ ने अल्मा आटा सम्मेलन। और ये जो है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसे डब्ल्यूएचओ ने ऑर्गेनाइज किया था, यूनिसेफ ने ऑर्गेनाइज किया था। और जैसे ही 1978 में सभी समितियों का रिपोर्ट ले लिया, उसको ध्यान में रखते हुए पहली स्वास्थ्य नीति बनाई गई 1983 में। उसके अनुसार सबके बारे में अलग अलग चीजें रखी गई। क्योंकि यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, वो स्वास्थ्य नीति के अनुसार ही था। तो जितना भी स्ट्रक्चर के फॉर्म में बदलाव होगा,
या ऐसा कोई भी क्या होगा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सीधी सी चीज है, वो क्या होगा 1983 के माध्यम से ही पूछा जाएगा। अब यहाँ पर सब सेंटर के बारे में देखो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो है अगर आप एक मैदानी की बात करेंगे, अब चाहे ये रूरल हो चाहे ये अर्बन हो, दोनों ही चीजों को ध्यान में रखे जनसंख्या रखी जाएगी 5,000, और अगर पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो जनसंख्या रखी जाएगी 3,000। एनएचएम के पुराने पेपर में पूछा गया था कि 1983 के अनुसार बताइए, तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि यार 5,000 है तो, लेकिन 1983 है क्या। तो हमने इसको इसी तरह से ही स्ट्रक्चर फॉर्मेट किया है, क्वेश्चंस को बनाया है ताकि उसी फॉर्मेट पे आपको आंसर मिलते चले जाए। तो सब सेंटर इतने लेवल पे आया, और सब सेंटर पे अगर देखा जाए तो आप कहते हो कि एनम काम करती है, तो एनम किन किन काम में काम करेगी, मातृ के ऊपर, उसके बच्चे को ध्यान में रखते, परिवार नियोजन पे, गर्भ निरोध या गर्भपात पे, किशोर पे, हेल्थ पे, स्कूल हेल्थ पे, प्रसव पे, और जो भी कार्यक्रम होते हैं उन पे, और स्वच्छता पे। क्या आपको पता है एनएचएम के अनुसार 38 टॉपिक्स कौन से हैं? अगर आपको ये पता है कि 38 टॉपिक्स कौन से हैं, तो आपको उपकेंद्र पर होने वाले कार्यों को पता चल जाएगा। ये वे कार्य हैं जो आपके 38 टॉपिक्स में आए हैं। इसका मतलब है अगर आपको आपका सिलेबस पता है तो आपको उपकेंद्र पर होने वाले, सब सेंटर पे होने वाले कार्य जिसको डील क्या कर रही है एनएचएम कर रही है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें तो दूसरी चीज है कि आखिर स्टाफिंग पैटर्न को अगर हम लोग सोच के चलें, या उससे पहले आप पीएससी सीएससी के बारे में सोचें, तो पीएससी के अंतर्गत कितनी जनसंख्या आती है। देखिए अगर आप पीएससी की बात करोगे तो पीएससी के अंतर्गत कितनी आती है, ये आती है 6 सब सेंटर ले लो, 5 × 6 यानी कि 30, और ये 5 है 1,000 यानी कि 30,000। तो निकल के क्या आया कि एक पीएससी पे 6 सब सेंटर काम करेंगे। फिर वहीं पर ही सेम सीएससी 80,000 से 120 की जनसंख्या पर होगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इस बात पे है क्योंकि 1983 के बाद में जितने भी जो कम्युनिटी लेवल पर या किसी भी लेवल पर जो हेल्थ सेवाएं दी गई हैं, उन्हें हेल्थ सेवा देने के लिए एक चीज है जो कॉपी करी गई है, वो है 3 टायर सिस्टम, है ना। 3 टायर सिस्टम जो है वो कहाँ चलता है जी, रूरल में चलता है, यानी कि पंचायती राज। रूरल में पंचायती राज चलता है, वैसे ही हेल्थ केयर सिस्टम चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जनसंख्या क्लियर हुई कि पीएससी पे कितनी है, सीएससी पे कितनी है। सीएससी और पीएससी और सेंटर या कहीं पर भी क्यों जाएगा, उसे अब आप समझिए कि आखिर इसके पीछे क्या है। जैसे कि अगर हेल्थ सेंटर की बात करेंगे तो वहां पे काम है एएनएम का, जो काम करेगा प्राइमरी लेवल पर केयर। अगर आप पीएससी पे जाएंगे तो ये भी प्राइमरी लेवल पे काम करने वाला है। अगर सीएचसी या हॉस्पिटल में जाएंगे तो ये सेकेंडरी लेवल पे काम करेगा। और अगर आप किसी स्पेशल ओपीडी दिखाना चाहते हैं, हॉस्पिटल दिखाना चाहते हैं, रिसर्च एरिया दिखाना चाहते हैं, लाइक कोई कॉलेजेस दिखाना चाहते हैं, तो फिर आपको जाना पड़ेगा टर्सरी लेवल पर। तो इस तरीके से क्या देखने को मिला, उनके फंक्शंस बदले हैं। तो अगर पूछने लगे सर्जरी, तो सर्जरी सेकेंडरी लेवल पर भी है और टर्सरी लेवल पर भी है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है, अब चीज निकल कर आती है आखिर ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि जितने भी चाहे कर्मचारी लगाए हो वो सब इस तरीके से काम करेंगे। अब हम लोग रेफरल की बात करते हैं, आखिर रेफरल सिस्टम होता क्या है। रेफरल सिस्टम का सीधा सा फंडा है कि आप रेफरल सिस्टम को ऐसे समझे, रेफरल सिस्टम को आप, है ना। अब देखिए रेफरल सिस्टम का, मैंने आपको रेफरल सिस्टम में क्या बताया, जैसे गांव में ये रूरल है ना, रूरल में एक कमेटी आई थी श्रीवास्तव कमेटी। उस कमेटी ने पीएचसी को प्राथमिक हेल्थ
केयर को और बेहतर तरीके से सपोर्ट किया गया। क्योंकि पीएससी शुरुआत किसने करी? घोर कमेटी ने। गांव के अंदर, गांव के अंदर क्या देखने को मिला है? गांव के अंदर देखने को क्या मिला है? गांव के अंदर देखने को मिला है पंचायती राज। पहले ये गांव में होगा, फिर ये हमारा ब्लॉक पर होगा, और फिर ये हमारा जिले पे होगा। इस तरीके से हम लोग अप्रोच करते हैं। सेम हेल्थ जो होगी, वो हेल्थ किस तरीके से जाएगी? जो प्राथमिक चिकित्सा है, किस तरीके से आप देंगे? पहले जाएगी ये सब सेंटर पे, जो कि प्राइमरी लेवल पर होगी। सब सेंटर के साथ जाएगी ये पीएससी पे, जो प्राइमरी लेवल पर होगी। फिर ये सीएचसी या हॉस्पिटल में जाएगी, जो सेकेंडरी होगी। फिर यही फैसिलिटी आगे रेफर की जाएगी, जो कि आपका स्पेशल हॉस्पिटल होगा प्लस रिसर्च सेंटर में। तब ये आपका टर्सरी लेवल पे जाएगा। तो कैसे रेफरल सिस्टम आया है? उस रेफरल सिस्टम के लिए तीनों चीज आई हैं। त्रिवर्ण प्रणाली डेवलप हुई है। सबसे पहले जो सीवियर है, हमें जिसके उपचार से जीवन नहीं बचाया जा सकता। फिर दूसरा गंभीर अवस्था है, जिसे बचाया जा सकता है। और फिर किसी को छोटी है, यानी कि कोड आ गया, एक रेड कोड हो गया, एक येलो कोड हो गया, और एक आपका ग्रीन कोड हो गया। इस तरीके से ही ट्रीटमेंट को फॉलो किया जाता है। तो जो सीरियस है, हम उसको क्या करेंगे, उसी तरीके से आगे की ओर भेजा जाता है। तो ये कहां से निकल के आ रहा है? 1983 में जो बनी है पॉलिसी, उसके अनुसार। और यहाँ पर जो पॉलिसी फॉलो की गई है, 3 टायर सिस्टम फॉलो किया गया है। इसे किसने किया? वह श्रीवास्तव कमेटी ने इस चीज को किया है। ठीक है। अब इसके अंदर हेल्थ टीम आ जाती है। हेल्थ टीम में बहुत सारे लोग हैं जो काम करेंगे। जैसे कि इसके अंदर सबसे बहुत जरूरी है, वो है, जो आपने देखा होगा, सबके अपने अपने हेल्थ टीम मेंबर्स हैं। जैसे कि पीएचसी पे अलग होंगे, सीएचसी पे अलग होंगे, हेल्थ सेंटर पे अलग होंगे, हॉस्पिटल में अलग होंगे। ये तो हम समझते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर आया आपका बहुउद्देश्य, यानी कि मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है ना, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। तो ये क्या हुआ? ऐसे वर्कर होंगे जिसे आप किसी भी चीज में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा वो हेल्थ टीम में क्यों आए हैं। क्योंकि जितनी भी समिति आई है, उन समिति में मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के लिए एक करतार सिंह की कमेटी थी, प्लस उससे पहले भी लोगों का इस्तेमाल किया गया है ना। ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, एक कमेटी में बोला गया कि आपको मलेरिया पे काम करना है, यानी कि मलेरिया से रिलेटेड आपको काम करना है। दूसरे कमेटी ने बोला कि आपको क्या करना होगा, आपको परिवार नियोजन पे काम करना होगा, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा? परिवार नियोजन पे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या चीज हुई? परिवार नियोजन हुई, और ये चीज देखने को मिली। राइट। ठीक है। तो परिवार नियोजन हो गई। उसके बाद ऐसे ही फिर पूछा गया कि मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर में जो जितने नाम थे, उनको बदलो, है ना। तो उन्हें जो बदला गया है, ये वही है। मल्टीपर हेल्थ वर्कर एक है महिला जो सहायक है, जिसे आप हेल्थ विजिटर्स भी बोलोगे। विजिटर्स, एक ऐसे विजिटर्स जिसको काम के लिए बुलाया जाएगा, वो अपना काम करेंगे और वो चली जाएंगे। दूसरी महिला होंगी कार्यकर्ता। ये कार्यकर्ता है तो ये काम करेगी, लेकिन महिला और पुरुष ये दोनों ही होंगे। फिर तीसरा होगा सहायक। ये सहायक करेगा इनको सहायक। यानी कि मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर में ऐसे वर्कर ऐड किए गए जो पहले से किसी ना किसी काम को कर रहे थे, लेकिन जो पॉलिसीज बनाई गई, जो कमेटियां बनाई गई, उन्होंने सबको अलग अलग रोल में रख दिया। कैसे? जैसे कोई तो काम करेगा, एक तो काम करेगा सारे प्रोग्राम्स को देखेगा, एक काम करेगा जो घरों के पास जाकर काम करेगा,
एक होगा जो पूरा का पूरा इन दोनों को मेंटेन करेगा, यानी कि क्या करेगा, सुपरवाइज, इनकी क्या करेगा, देख रेख करेगा। ऐसे ऐसे कर करके इन्होंने सब चीजों को चेंज कर दिया। तो मल्टीपर्पज, बहुउद्देश्य, अलग अलग उद्देश्य में यूज होने वाले लोग, तो ये नाम के अनुसार इनको हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि अलग अलग नाम के हिसाब से चीजें देखने को मिली है। अब ऐसा हुआ क्यों है, ये भी हमें जरूरी समझना है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऊपर क्या बताई थी, एक महिला एक पुरुष। तो महिला और पुरुष दोनों एक एक होगी, ये कहाँ चले जाएंगे, सब सेंटर पे। लेकिन एक महिला एक पुरुष, ये कहाँ जा रहा है, 5,000 की जनसंख्या पे। तो 5,000 की जनसंख्या पे कितने आ रही है, सोच के देखो। एक सब सेंटर कितने पे बनता है, ये लगभग 5 पे, 5,000 पे, के यानी के 1000, 5 के लिखा जाता है यहाँ पे 5,000, है ना, ऐसे समझ लो 5,000 पे। तो क्या हमें देखने को मिला, एक एएनएम भी 5,000 पे, एएनएम भी एक होगी हेल्थ सेंटर पे, और मेल और फीमेल जो वर्कर होंगे वो भी एक एक ही होंगे। तो टोटल कितने बैठे, 2 से 3 तक। तो बड़ा आराम से समझ में आ गया कि हेल्थ सेंटर में किस तरीके से चीजें चेंज हुई हैं। हमें पता होना है कि कौन व्यक्ति कितनी जनसंख्या पे है, कितनी जनसंख्या पे ऐड हुआ है, उस समय समझ में आएगा। ऊपर हमारी एक विजिटर्स थी, यानी कि वो एक गाइड के रूप में थी। तो उसे हमने क्या करा, 1,000 की जनसंख्या पे ऐड कर दिया। अब ये जनसंख्या पे कैसे ऐड हुई, आपने कुछ का नाम सुना होगा जिसे कहते हैं आशा या आंगनवाड़ी, है ना। आंगनवाड़ी से ज्यादा आशा होती है जो लोगों के साथ बात करती है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आशा या एक गाइड जो होती है, वो क्या है कि हमारे साथ 1,000 की जनसंख्या पे है। रहेगी कहाँ, गांव की ही सदस्य होती है, गांव से ही अडॉप्ट कर लिया और अब वो अच्छे से काम कर सकती है। अब एक आशा जो देखी गई है, उसके कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर काम बने हैं। ध्यान से समझने वाली बात है, आशा और आंगनवाड़ी को समझना। आशा यानी कि हम सब लोग एक आशा रखते हैं। क्या आशा रखेंगे, हमारे आसपास सब कुछ ठीक हो, हमारी परिस्थितियां ठीक हो, है ना। क्योंकि हेल्थ सेंटर किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, हेल्थ सेंटर कनेक्ट कर रहा है हस्बैंड वाइफ, एक प्रेग्नेंट लेडी, उनका बच्चा, किशोर, यानी कि 38 टॉपिक्स जो आपके चल रहे हैं, उनमें से जो टॉपिक्स रिलेटेड टू कम्युनिटी है या हेल्थ सेंटर है। समुदाय के अंदर एक सेतु का काम करेगी, क्योंकि ये उनके बीच की ही लोग है। तो ये क्या कर रही है, लोगों के बीच से निकली है, लोगों के बीच और हेल्थ सेंटर के बीच काम करेगी। सारी एएनसी जांच करवाएगी और लेबर के बाद की जांच करवाएंगी, डिलीवरी करवाएगी, सारे पोषण, टीकाकरण, बीमारियां, सब में ये क्या करेगी जी, काम करने वाली है ना। तो ये क्या देखने को मिल रहा है, एक आशा लोगों के बीच से निकली, उनके लिए हेल्प करने वाली निकली, और वही जो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे एनम के देखे गए, उनमें इसने अपने काम किए हैं। अब देखो एनम के काम क्या होंगे, कैसे पता चलेगा। एएनएम भी यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है, टीकाकरण कर रही है, परिवार नियोजन कर रही है, महिलाओं की जोखिम में पहचान कर रही है, स्तनपान से रिलेटेड है, पोषण, स्वास्थ्य, रजिस्टर मेंटेन, आशा, आंगनवाड़ी की तकनीकी का सहयोग कर रही है। तो देखने को ये मिला कि जो आशा है, जिस पर लोग आशा रख रहे हैं, उसने भी क्या काम किया है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली एएनएम के काम को सहयोग दिया है, एएनएम के काम को सहयोग दिया है, जिसे आप कह रहे हो एएनएम, राइट। ऐसे ही मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर में अब हमें देखने को मिल रहा है मेल, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर में, ठीक है ना। वही सारे प्रोग्राम यहाँ पे देखने को मिले हैं, जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उसको लेके ये काम करेगा। अब वहां पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम है, तो इसमें बड़े आसानी से दिख जाएगा, क्योंकि देखो हेल्थ सेंटर है, हेल्थ सेंटर है, हेल्थ सेंटर पे एएनएम है, वो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है। तो अगर किसी ने पूछा मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर क्या है, तो उसमें एक मेल है, एक फीमेल है। ये दोनों क्या है, मल्टीपर्पज ही तो है। लेकिन इनको अगर हम बोले मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, तो वो भी उन्हीं काम को करेगा जो मेल या फीमेल करती है। यानी कि रोगों से रोकथाम करने के लिए जागरूक करेगा, मलेरिया या कोई भी स्वच्छता के बारे में बताएगा, रोकथाम के बारे में बताएगा, कोई भी प्रणाली, जैसे निगरानी प्रणाली आजकल चल रही है, जिसे आईडीएसपी बोलते हैं, ये प्रणाली चल रही है, इसके बारे में बताएगा, टीकाकरण, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य शिक्षा,
प्राथमिक उपचार, एनम के साथ उपकेंद्र पर काम करना, समझ पा रहे हो। एनम ऊपर है, उनके साथ में मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर हो गए। मेल हेल्थ वर्कर भी वही काम करेगा, फीमेल भी वही करेगा, और दोनों अंडर किसके, मल्टीपल हेल्थ वर्कर के अंतर्गत है। ठीक है ना, तो ये भी बड़ा देखने में आसान मिलेगा। अब नेक्स्ट आता है आपका आंगनवाड़ी। अब आंगनवाड़ी क्या काम करेगी, ये भी हम लोग को पता होना है। ठीक है, अब देखो आंगनवाड़ी। ठीक है ना, अब देखो जैसे आंगनवाड़ी है, मैंने आपको बोला ये है परिवार, घर, और ये है घर के बीच में आंगन। तो जो आंगन में रहेंगे उनको ही आंगनवाड़ी देखेगी। कौन रहेंगे घर के आंगन में, बच्चे। कब तक, 6 साल के। गर्भवती महिलाएं बच्चों को दूध पिलाएंगी, उनको पोषण देंगी। एएनसी पंजीकरण किसका होगा, उनको ही होगा। आशा आंगन में रहती नहीं रहती है, फील्ड वर्क करती है, तो आंगनवाड़ी आशा को रिपोर्ट कर सकती है। पोषण, बच्चों की वृद्धि, ताकि क्या हो, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, जिसमें मारास्मस और क्वाशियोरकर जैसी बीमारियां होती है उनका। वीएच, विलेज हेल्थ, जो दाई वगैरह उनके साथ भी काम करेंगी, टीकाकरण में, बाल शिक्षा में। ठीक है, उन सभी में ये क्या कर रही है जी, हेल्प कर रही है। लेकिन ये है कौन, ये है हमारी, ये है हमारी क्या है ये हमारी आंगनवाड़ी है। और आंगनवाड़ी कहाँ है, घर के बीच में जो आंगन है। तो आंगनवाड़ी आंगन में, घरों में जाके काम कर रही है। आशा बाहर से फुल डाटा ले रही है। आंगनवाड़ी कुछ चेंजेस देखेगी तो आशा को बताएगी। आशा मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की तरह काम करेगी, एक मेल एक फीमेल, और दोनों मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के साथ मिलकर एनम के साथ काम करेंगे। ये सीधा सा फंडा है। अब ये काम कहाँ कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं समुदाय के अंदर। समुदाय में दो चीज होती है, समुदाय में दो चीज है, या तो रूरल होगा या अर्बन होगा, सीधी सी चीज। अब अर्बन में एक है के एन श्रीवास्तव, इन्होंने गांव को लेके कुछ बोला है, रूरल को लेके कुछ बोला है। इन्होंने बोला है कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे लोग किसी भी प्राथमिक उद्योग में लगे हुए हो, यानी कि गांव के लोग क्या होते हैं, वो अपने ऊपर ही निर्भर होते हैं, अपने लोगों के ऊपर निर्भर है, अपनी गांव की जरूरतों के अनुसार गांव के क्षेत्र में ही अपने काम को करते हैं। या मेरिल ने बोला कोई छोटे मोटे से काम कर सकते हैं। या फेयर चाइल्ड के अनुसार भी बोला गया है कि जिसमें क्या सामूहिक जीवन जीने के लिए अधिकांशतः सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक या इस तरह की सेवाओं में लगे रहते हैं। यानी कि गांव के वे लोग जो अपने कामों में लगे हुए हैं, अपने क्षेत्र की बढ़ोतरी अपने तरीके से, तो ये उनके अंतर्गत आ गए। लेकिन इसके अगेंस्ट शहरी किसको बोला गया, शहरी बोला गया जो कल्पना रचते हैं बहुत बड़े लेवल की, या जिनका घनत्व 1,000 से ज्यादा का हो जाएगा। जो देखा जाए तो 1,000 की जनसंख्या पार कर रहे हैं। तो समझ में आने वाली बात है, एक आशा जो होती है, चाहे रूरल हो या अर्बन हो, वो काम तो 1,000 पे ही करेगी। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आंगनवाड़ी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आशा जो होगी मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के जैसे, एनम जितने पे काम करेगी वो भी इतने के हिसाब से काम करने वाली है। तो इतना घनत्व तो उसके अंतर्गत ही पहुंच जाएगा, सीधी सी बात। तो यहाँ पर क्या है, अर्बन देखने को मिलने वाला है। तो और यहाँ पे क्या चीज मिला है देखने को, यहाँ पे मिला है ग्रामीण समुदाय की प्रमुख समस्याएं। अब देखो गांव के अंदर कुछ बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है, ये आपको पहले से पता है। समस्याएं क्यों, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम जब आएगा तो गांव में जाएगा, और गांव की समस्या क्या होती है, बिजली। यही तो है, बिजली नहीं आ रही है, शिक्षा कम मिल रहा है, ठीक, पोषण नहीं हो रहा है। हर चीज जिसे आप बेस्ट बताते हो उसके आगे ए जोड़ दो। ए यानी कि नहीं, ए बिजली, अपर्याप्त बिजली, ए शिक्षा, अपर्याप्त पोषण, हर चीज के आगे ए कर दो। क्यों, क्योंकि गांव क्षेत्र में जो समस्या अगर डेवलप हुई तो उन जरूरतों के अनुसार डेली मात्रा में है, जो उन्हें डेली मिलनी चाहिए वो कम मिलती है, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है। सीधा सा इनका कहना है। ठीक है, ये सारी सारी संचार की कमी, ये वो, ये सब कुछ इसी के अंतर्गत में आएगा ही आएगा।
ठीक है। अब देखिए एक गांव की जनसंख्या को अगर आप देखते हो, गांव किसे बोल रहे हो, जो 5,000 से कम की जनसंख्या का हो। अगर 5,000 से कम की जनसंख्या होगी तो इसमें जो चलेगा वो होगा थ्री टायर सिस्टम। थ्री टायर सिस्टम जो है वो गांव पे है, खंड पे है, जिला पे है। मैंने पहले ही बोला गांव में होता है पंचायत यानी कि प्रधान, यही तो होता है जिसे बोलते हैं सरपंच। ये होता है मुखिया, इसके साथ 15 से 30 लोगों की संख्या होती है। इसका काल होता है 3 से 4 वर्ष का, कहीं कहीं पे 5-5 साल तक भी काम कर रहा होता है। इसका काम है साफ सफाई करना, गलियों को ठीक करना। ये क्या हो गया जी, इसको मुखिया का काम होगा जो कि गांव स्तर पे काम करता है। लेकिन एक होता है ब्लॉक लेवल पे काम करने वाले लोग, इनकी एक समिति होती है जिसे बोलते हैं पंचायत समिति। ठीक है, ये पंचायत समिति है, बड़े लेवल की है। और इसमें एक सचिव हो गया, 100 गांव उसके अंतर्गत आ गए। ऐसे ऐसे देखा जाए तो 80,000 से 1 लाख आ गए। यानी कि अगर कोई सीएससी होगी तो वो कहाँ बनेगी जी, वो बनेगी ब्लॉक लेवल पर। अगर आपके क्षेत्र में कोई एक ब्लॉक है तो आपके ब्लॉक लेवल पर ही एक सीएससी बन जाएगी। ठीक है ना। तो बड़ा ही सिंपल सा है समझ में आने के लिए। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाखों तक पहुंच जाती है। अब एक चीज नोट करके डाला गया है, बहुत बार पिछले पेपर में भी पूछा गया है, थ्री स्तरीय सिस्टम क्या होता है। जिस तरीके से आप यहाँ पर देखते हैं, कौन सा, ग्रामीण प्रशासन के अंतर्गत, कौन सा आया, गांव है, ब्लॉक है, और आपको शहरीकरण आया, है ना, जिले लेवल पर। ऐसे ही यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी आया है। किसकी सिफारिश लगी है इसके लिए, त्रिस्तरीय स्वास्थ्य के लिए श्रीवास्तव समिति की सिफारिश लगी। तो ये कहां से निकल के आया, इस तरीके से निकल के आया। ठीक है। अब इस चीज को जब आपने गांव के अंदर बदलाव देखा है तो समुदायों के अंदर कुछ गतिशीलता आती है। देखिए जैसे गांव बढ़ेगा लोग बढ़ेंगे, क्योंकि जब 1943 से लेके 1978 तक, है ना, अलमाटा सम्मेलन तक, उससे पहले पहले हमने एक चीज देखी है। भोर कमेटी ने कहा है 1943 के अंदर कि आप 40,000 प्राथमिक शिक्षाओं को ग्रुप ग्रुप में बांट दो। लेकिन धीरे धीरे देखा इनके जरूरतें तो ठीक से हो नहीं पा रही। फिर मुदालियर ने कहा पहले आप चीजों को ठीक करो, तब जाकर आप 40,000 के लिए बात करना। तो ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ी है तो पीएससी या सीएससी कम या ज्यादा हुई है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे समुदाय क्या है, अपने आप को धीरे धीरे बढ़ाता है, जिसे सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। और अरस्तु नाम के व्यक्ति ने एक चीज बोली है। अब पूछा जा सकता है कि अरस्तु ने क्या बोला। इसने समाज की बढ़ोतरी के बारे में बोला है कि जो व्यक्ति है उसे साथियों की आवश्यकता अगर नहीं है तो वो या तो कोई पशु है या ही वो एक ईश्वर के रूप में काम कर रहा है। क्योंकि अगर मनुष्य को जीना है एक साथ तो उसे क्या है, एक दूसरे की भावनाओं का तो सम्मान करना पड़ेगा। अगर आप इसे समझ पाएंगे तो यहाँ पर दो चीजें हैं तो जरूरी है। एक होती है सहयोग, एक होता है असहयोग। अगर कोई व्यक्ति सहयोग करेगा उसे बोलेंगे कोऑपरेशन। यानी कि जब आप कोई एक टारगेट लेके चलते हो तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करेगा। फिर होता है एकोमोडेशन। जब आप किसकी बात करोगे तो आप उनके रहने के लिए घर का भी इस्तेमाल करेंगे, आप उनकी मदद करेंगे, रहन सहन बनाने में उनकी मदद करने वाले हैं। एक होता है एसिमिलेशन। ठीक है। तो ये चीज क्या हुई, ये आत्मसत्ता होता है जो पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए। असहायता की बात करोगे तो आप कहोगे कंपटीशन, मैं तो नहीं कर रहा। एक होता है बहुत बड़ा घर है, एक छोटा घर है ना। तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखेंगे तो एक किसी का कंपटीशन आता है और संघर्ष भी डेवलप होता है, क्योंकि ये दो लोगों के बीच में संघर्ष को लेके आता है। जब गांव में ये चीज देखी गई तो देखा कि एक समाज है जो समाजीकरण के रूप में चल रहा है। समाजीकरण की अगर आप बात करोगे तो कुछ थ्योरी आई है, जैसे कूले थ्योरी आई है। इसके अंदर व्यक्ति ने दर्पण देखा है कि वो एक दूसरे की मदद से स्वयं की अवधारणा उत्पन्न करता है। जब एक व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरे की मदद कर रहा है, तो देखो थ्योरी क्या कहती है कि एक व्यक्ति कल्पना कर रहा है कि हम दूसरे को कैसे देखते हैं, फिर उसके प्रति प्रतिक्रिया क्या होगी उसकी कल्पना कर रहा है, और खुद का मूल्यांकन करता है कि देखो हम तो उससे कितने ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो जज करने लगता है। ये क्या है, कूली की एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स या थ्योरी आई है। फिर दूसरी थ्योरी मीड थ्योरी आई देखने को। इसने एक व्यक्ति और समाज के बीच में
सद्भाव उत्पन्न किया है कि दोनों ना अच्छे से हैं। फिर सबसे इंपोर्टेंट है फ्रॉड थ्योरी, इसमें इड ईगो सुपर ईगो आई है, ये तीनों याद कर लेने हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि इड ईगो सुपर ईगो, जैसे कि आया कि फ्रॉड ने कौन सी थ्योरी दी, इड ईगो सुपर ईगो या ओनली इड, ओनली सुपर, इड ईगो सुपर, इड ईगो, ऐसे कर करके 5 ऑप्शन बना दिए ताकि आपको पता हो। तो इड ईगो सुपर ईगो तीनों किसने दी है, फ्रॉड ने दी है। ठीक है, ये आपको पता होना है। अब समाजीकरण में बहुत सारी चीजें हैं। जब आप कह रहे हो कि एक व्यक्ति दूसरे की मदद करेगा तो ऐसे केस में सद्भावना होगी और लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत भी जा सकते हैं। तो आखिर ऐसा होता कैसे है, इसको पता करने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज आने से पहले प्री अराइवल उसको बोला जाता है। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति आएगा और उसके भी अपने मूल्य और नजरिए होंगे। एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है कि मेरी तरफ को एक व्यक्ति आएगा, मैं उससे बात करूंगा, मेरे तो नजरिए हैं, साथ में उसके नजरिए भी होंगे, बड़े आसानी से देखने को मिलेगा, समाज में होता है। दूसरा, नजरियों के बीच में एक विरोधाभास हो सकता है। भाई जो मैंने बोला जरूरी थोड़ा ना कि वो दूसरा व्यक्ति भी सहमत होगा। तीसरा, इसमें हुआ कि वो चीज स्वीकार कर ली जाती है, या तो पॉजिटिव स्वीकार होगी या नेगेटिव स्वीकार होगी, यही तो चेंज देखने को मिलने वाला है। तो ये क्या समाजीकरण में हम लोग देखने को हमें मिलता है कि आखिर समाजीकरण में देखने को हुआ क्या है। अब इस चीज को आप कैसे समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है कि बहुत सारी चीजें, जैसे कि कुछ कास्ट सिस्टम है जो लोगों को पता है, कोई कहेगा ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का। एक ब्राह्मण का व्यक्ति है, दूसरा एक शूद्र का व्यक्ति है, तो दोनों लोगों के बीच में क्या हो गया कि इसने अपनी एक मानसिकता बना ली है, इसकी भी अपनी एक मानसिकता है, ठीक है, और इसकी भी अपनी एक मानसिकता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, जिसको लेके दोनों के बीच कंट्रोवर्सी आएगी, और उसी को ध्यान में रखते ही इनकी क्या अवधारणा डेवलप हुई है। अब ऐसे केस में हिंदू समाज के अंदर या वैसे भी आप कहो, शादी विवाह के 3 प्रकार बड़े आसानी से देखने को मिलेंगे। होते ज्यादा है पर इंपोर्टेंट 3 है। जैसे मोनो का वर्ड होता है वन, पोली का होता है ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर पहली चीज आई गैमी, एक विवाह, एक समय पर एक पुरुष या एक स्त्री विवाह करता है, ठीक है। तो पोलीगैमी क्या कहेगी, एक समय में एक से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि पोली है, इस तरह से होगा। अब स्त्री हो या पुरुष, नो इशू। तो इसमें क्या बोला, एक पुरुष एक से ज्यादा स्त्रियों से या एक स्त्री एक से ज्यादा पुरुषों से विवाह करेगी। ये हो गया पोली और मोनो के अंदर। अब यहां पर आया एंड्री, ये वर्ड आया ANDRY, ठीक है। तो पोली और मोनी, गैमो, गैमो मीन्स लोग। तो यहाँ पर पोलियंड्री क्या कह रहा है, यानी कि अंदर की तरफ घुसते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, थोड़ा अंदर की तरफ घुसते हैं। एक व्यक्ति प्लस दूसरा, ये दोनों भाई हो सकते हैं, एक प्लस एक, ये दोनों क्या हो सकती है, बहन हो सकती है, बड़े आसानी से होता है। तो एक समय में एक स्त्री दो या उससे ज्यादा पुरुषों से अगर विवाह कर लेती है, तो बहुत बार ऐसा होता है एक समय में एक के साथ दूसरा भी, 2 भाइयों से एक बार शादी हो जाती है, जिसको हम लोग पोलियंड्री बोल रहे हैं। अब इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए हैं। कैसे क्रिएट हुए हैं, उन सब चीज के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे कानून बना दिए। जैसे कि सती प्रथा का कानून था, सती प्रथा के कानून में राजा राम मोहन राय ने क्या किया है, एक नियम बना दिया कि आप इसको खत्म कर दो। खत्म करोगे तो क्यों खत्म करना है भाई, क्योंकि आपने क्या कर दिया है, कानून के अनुसार आपने इक्वल राइट्स दे दिए हैं, इक्वल राइट्स। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अभी पीछे हम क्या बोल रहे थे कि एक व्यक्ति तो ब्राह्मण समाज में हो गया, लेकिन एक व्यक्ति आपका उससे नीची कास्ट में होगा। भाई कास्ट को हम कैसे देखते हैं, कास्ट को हम या तो रिलीजियस में देखेंगे, सीधी सी बात है, या हम उसको मनी के आधार पर देखेंगे। जैसे कि ये अपर क्लास हो गया, ये सेकंड क्लास हो गया, ये थर्ड क्लास हो गया, ऐसी तो हम चीजों को देखते हैं। जैसे मतभेद हुए उन्हें ध्यान में देखा गया कि शुरुआत में सती प्रथा आ गई, 1829 में राजा राम मोहन राय ने उसे खत्म करवाया। फिर 1856 में आया,
फिर हिंदू विवाह को लाया गया, पूर्ण विवाह, क्योंकि सती प्रथा में से तो जो वाइफ है वो मर जा रही है, लेकिन हिंदू विवाह में दोबारा से विवाह करने का भी कानून ऐड कर दिया गया। फिर और धीरे धीरे बढ़ा, जब देखा गया तो बच्चे भी विवाह कर रहे हैं, उनकी उम्र तय कर दी गई। फिर देखा कि भाई साहब बच्चों की शादी से रोक रहे हो, तो वो समझ पा रहा है कि आखिर शादी का मतलब क्या है, ऐसे में वो विशेष विवाह में आ गया। अब अलग धर्म का व्यक्ति दूसरी जाति में भी शादी करने लगा, पेरेंट्स ने दे दी अनुमति। फिर ऐसे में हिंदू विवाह अधिनियम आया गया, जो एक जम्मू कश्मीर उस समय पे जेके को, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर सभी लोग, जिनमें चाहे जैन बौद्ध सिख शामिल हैं, उन पर ये लागू किया गया कि आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आप इंटरकास्ट मैरिज में जाओगे तो आपको पंजीकरण करना ही पड़ेगा, अलग अलग तरीके से। दूसरा, हिंदू उत्तराधिकार का आया। अब उत्तराधिकार में देखने को मिलता है कि माँ बाप की संपत्ति उनके बच्चों के पास जा रही है, तो ऐसा हो सकता है उनके साथ ना हो, तो अधिकार में इसको शामिल कर दिया गया कि स्त्रियों को भी ये संपत्ति का अधिकार दिया कि माँ बाप पे उनकी बेटियों का भी अधिकार रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? अगर हस्बैंड मर गया तो वो कुछ कर सकते हैं, सपोर्ट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं उनके साथ ये रख दिया। फिर दूसरा, स्त्री और कन्याओं को अनैतिक व्यापार करने का भी एक अधिनियम लाया, जिसमें किसी भी जाति या धर्म का कोई व्यक्ति है तो वो विवाह की कानून स्वीकृति ले सकता है, और एक विवाह की व्यवस्था या नाबालिग होने पर अपने माता पिता की संरक्षण की अनुमति ले सकता है, यानी कि एक और उसके अंदर एड ऑन कर दिया गया। सेम ऐसे करके बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो एड ऑन हुए हैं, आए गए हैं। दहेज का निरोधक भी किया गया, दहेज नहीं होना चाहिए, घरेलू हिंसा पे अधिनियम आया, आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, है ना। इस तरह पे यहाँ पे एक चीज देखने को मिली है कि बहुत सारे क्या है, इस तरह के गवर्नमेंट ने नियमों को, कानून को लागू किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलग अलग देख रहे हैं। लास्ट में वरिष्ठ नागरिक है, जिसकी उम्र है 60 साल। अब ये व्यक्ति बूढ़ा हो गया। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि इसने उत्तरदायित्व तो बनाया है अपने बच्चे को, लेकिन अगर वो व्यक्ति उनकी जरूरतों को पूरी ना करे या उनकी देखभाल ना करे, तो उस पे या तो जुर्माना लगना चाहिए या उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट ने तो अपनी संपत्ति अपने बेटे को और अपने लड़के और लड़की को दोनों को दे दी। अब ऐसे केस में ये प्रोग्राम या इस तरह की चीजें लाई गई, गवर्नमेंट के रूल बनाए गए, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे संपत्ति लेके चले जाएं और बुजुर्ग हो गए वो बाहर रहे। तो हम लोग ने देखा क्या है, हम लोगों ने देखा है कि 1983 जब नीति आई थी, तो नीति के अनुसार यहाँ पर क्या चीज हुई है जी, बदलाव हुए हैं। उन्होंने हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, हेल्थ में फोकस रहा है रूरल पे ज्यादा, जिसे NRHM बोलते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, उसके अंतर्गत काम हुआ, जिसके अंदर आपने सब सेंटर, PSC, CSC, हॉस्पिटल्स के अंदर देखा, प्लस इसमें आपने कास्ट के द्वारा बदलते हुए लोगों को देखा, कुछ अधिनियम बनाते हुए देखा, आपने देखा कैसे लोग एक दूसरे से बात करते हैं, कुछ इसके अंदर थ्योरी देखी, फ्रूड थ्योरी जैसे कि, है ना, जिसमें लोग किस तरीके से व्यवहार करते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, इस टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट है, जो पढ़नी जरूरी है।